सभी समस्याओं का समाधान है। अगर कोई शख्स आपसे ये बात पूरे भरोसे के साथ कहे तो क्या आप उसे एक दार्शनिक मानेंगे या फिर एक ऐसा इंसान जिसकी सोच इंसानियत की कब्र पर खड़ी है? पहला ख्याल यही आएगा कि ये व्यक्ति बेहद नकारात्मक है। दूसरा ख्याल, शायद ये इंसान जिंदगी से हारा हुआ है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यही सोच रखने वाला इंसान अपने दौर का सबसे ताकतवर तानाशाह था। एक ऐसा शासक जिसका नाम कभी हिटलर से भी पहले लिया जाता था। एक ऐसा तानाशाह जिसकी बनाई हुई ताकत के सामने नाजी जर्मनी को घुटने टेकने पड़े। उसका नाम ही उसकी पहचान था, स्टालिन, यानी लौह पुरुष, जिसने अपने नाम की तरह दिल भी लोहे का बना लिया, जिसके लिए इंसान जिंदगी नहीं बल्कि सत्ता की राह का एकमात्र अंक थी घटाने के लिए। सवाल यह नहीं कि उसने देश को कितना ताकतवर बनाया, सवाल यह है कि उस ताकत की कीमत क्या थी। कितनी चीखें, कितनी कब्रें, कितने टूटे घर। आज की कहानी सिर्फ एक तानाशाह की नहीं है, ये कहानी है उस सोच की जिसमें इंसान मिट जाए तो भी सत्ता जिंदा रहनी चाहिए। और जब आप इसे जानेंगे तो शायद तय करना मुश्किल हो जाएगा कि स्टालिन सिर्फ सनकी हुक्मरान नहीं था या इतिहास का सबसे खौफनाक विलेन नहीं था, बल्कि वो सनक की प्रकाष्ठा पार किया हुआ तानाशाह था। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जोसेफ स्टालिन उन्हीं नामों में से एक है। एक ऐसा तानाशाह जिसने इनकलाब की आग में खुद को ढालकर सत्ता पाई, लेकिन सत्ता पाते ही उसकी आग में लाखों इंसानों को झोंक दिया गया। स्टालिन की कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं है, ये कहानी है डर को हथियार बनाने की, शक को नीति बनाने की और मौत को समाधान मानने वाले शासक की। स्टालिन खुद को एक सादा देशभक्त और जनता का सेवक बताता था। प्रचार तंत्र उसे मैन ऑफ स्टील यानी लौह पुरुष के रूप में पेश करती थी, लेकिन इस लोहे की चमक के पीछे जो सच छिपा था वो था खून से सना हुआ निर्दयी और अमानवीय शासन। उसके लिए इंसान की जान की कीमत कुछ भी नहीं थी अगर उसकी सत्ता के रास्ते में खड़ा था। स्टालिन के शासन में विरोध कोई अधिकार नहीं बल्कि अपराध था। कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे जनता की आवाज कहा जाता था, वही पार्टी स्टालिन की सबसे बड़ी शिकार बनी। आरोप है कि पार्टी की सेंट्रल कमेटी के 139 में से 93 सदस्यों को मरवा दिया गया। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं थे, ये वही लोग थे जिन्होंने कभी स्टालिन को सत्ता तक पहुंचाने में मदद की थी। सेना भी सुरक्षित नहीं थी। 103 जनरल और एडमिरल में से 81 को मौत के घाट उतार दिया गया। नतीजा ये हुआ कि जब जर्मनी ने हमला किया तो सोवियत सेना नेतृत्व विहीन और भयभीत हो गई। स्टालिन को शक था कि ताकतवर जनरल कहीं उसके खिलाफ न हो जाए, इसलिए उसने देश की सुरक्षा से ज्यादा अपनी कुर्सी को बचाना जरूरी समझा। स्टालिन की असली ताकत थी उसकी खुफिया पुलिस, NKVD। ये सिर्फ एक एजेंसी नहीं थी बल्कि डर का पूरा उद्योग थी। आधी रात को दस्तक, बिना मुकदमे गिरफ्तारी, यातना और फिर या तो गोली या साइबेरिया के गुलाग शिविर। करीब 30 लाख लोगों को गुलाग भेजा गया। बर्फ, भूख, बीमारी और जबरन मजदूरी, ये उनकी जिंदगी थी। इसके अलावा लगभग 7.5 लाख लोगों को सीधे मार दिया गया। अपराध बस इतना था कि किसी ने सवाल पूछ लिया, किसी ने शक पैदा कर दिया या किसी ने स्टालिन की सोच से अलग सोच लिया। स्टालिन सिर्फ सत्ता में ही नहीं, निजी जिंदगी में भी उतना ही क्रूर था। दूसरी पत्नी के साथ उसका व्यवहार अपमानजनक और निर्दयी था। 1932 में दूसरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली, लेकिन इसे बीमारी बताकर दबा दिया गया। उसका क्रूर चेहरा तब और साफ हुआ जब दिखा कि दूसरे विश्व युद्ध में उसका बेटा
या कि वो जर्मन सेना की कैद में चला गया है। जर्मनी ने बंदियों की अदला बदली का प्रस्ताव रखा, लेकिन स्टालिन ने इनकार कर दिया। उसके लिए बेटा भी सत्ता से बड़ा नहीं था। तख्त के लिए उसको भी कुर्बान कर दिया। याकोव की मौत कैद में हुई और स्टालिन ने कभी सार्वजनिक रूप से शोक तक नहीं जताया। दूसरे विश्व युद्ध से पहले स्टालिन ने हिटलर के साथ समझौता किया और पूर्वी यूरोप को आपस में बांट लिया। उसे भरोसा था कि हिटलर हमला नहीं करेगा। उसके जनरलों ने बार बार चेतावनी दी, लेकिन स्टालिन ने सबको नजरअंदाज किया। 1941 में जब नाजी जर्मनी ने हमला किया तो सोवियत संघ तबाही के कगार पर पहुंच गया। शुरुआती महीनों में लाखों सैनिक मारे गए या कैद हो गए। हिटलर के धोखे से स्टालिन इतना टूट गया कि उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कई दिनों तक देश नेतृत्व विहीन रहा और जर्मन सेनाएं मॉस्को तक आ पहुंची। लेकिन स्टालिन की एक बात सच थी कि वो हार मानना नहीं जानता था। उसने देश को बचाने के लिए लाखों लोगों की कुर्बानी स्वीकार की। स्टालिनग्राद की लड़ाई इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक बनी। आखिरकार नाजी जर्मनी हारा, सोवियत सेना बर्लिन पहुंची। दुनिया ने स्टालिन को विजेता के रूप में देखा, लेकिन सवाल यह है कि इस जीत की कीमत क्या थी? करोड़ों मौतें, उजड़ा हुआ देश और डर के साए में जीती हुई जनता। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन स्टालिन की तानाशाही नहीं। पूर्वी यूरोप के देशों को उसने सोवियत संघ के अधीन कर लिया। आयरन कर्टन गिरा, बर्लिन संकट हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन, जो कभी उसके सहयोगी थे, दुश्मन बन गए। 1949 में सोवियत संघ ने परमाणु बम का परीक्षण किया। शीत युद्ध शुरू हो चुका था और दुनिया एक नए डर के दौर में दाखिल हो गई थी। अपने आखिरी दिनों में स्टालिन और भी शक्की हो गया। उसे हर चेहरे में दुश्मन दिखने लगा। पार्टी के भीतर सफाया चलता रहा। 5 मार्च 1953 वो दिल का दौरा पड़ा और तानाशाह की मौत हो गई। कुछ लोगों ने मातम मनाया क्योंकि उन्हें सिखाया गया था कि स्टालिन महान है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने चुपचाप राहत की सांस ली, क्योंकि डर का एक युग खत्म हुआ था। स्टालिन के बाद निकिता खुश्चेव आए और उन्होंने खुद स्टालिन के अपराधों का पर्दाफाश किया। स्टालिन की जिंदगी इस सवाल पर खत्म होती है कि क्या कोई शासक देश को ताकतवर बनाकर अपने अपराधों से बच सकता है? स्टालिन हीरो भी था और विलन भी, लेकिन उसके शासन का संतुलन क्रूरता की तरफ ज्यादा झुका हुआ था। उसने देश को महाशक्ति बनाया, लेकिन इंसानियत की कीमत पर। और शायद इसी वजह से स्टालिन सिर्फ इतिहास का पात्र नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। जब सत्ता इंसान से बड़ी हो जाती है तो इंसान इतिहास से मिटा दिए जाते हैं। आखिर में सवाल वही रह जाता है, क्या किसी देश को महान बनाने के लिए इंसानियत को कुचलना जरूरी होता है? स्टालिन ने ताकतवर राष्ट्र खड़ा किया, लेकिन उस नींव में लाखों लाशें दबी थी। वो शासक जिसने डर से राज किया, शक से फैसले लिए और मौत को समाधान माना। इतिहास ने उसे विजेता भी कहा और अत्याचारी भी, लेकिन सच यही है कि ताकत समय के साथ ढल जाती है। साम्राज्य टूट जाते हैं और निर्दोषों की चीखें कभी खामोश नहीं होती। स्टालिन चला गया, मगर उसका डर आज भी इतिहास के पन्नों में जिंदा है, एक चेतावनी बनकर। अगले वीक फिर आएंगे एक और तानाशाह की दास्तान लेकर। धन्यवाद।